हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस की थी कुछ डिजीज जैसे टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। साथ ही साथ में हमने मलेरिया डिजीज जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज है, इसके हमने जितने भी ट्रीटमेंट है और प्रिवेंशन हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा था बेटा कि बैक्टीरिया से भी डिजीज होती है और हम बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। इसके पहले हमने प्रोटोजोन डिजीज को डिस्कस किया था, मलेरिया डिस्कस किया था बेटा हमने उसमें एग्जाम्पल, और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है बैक्टीरियल डिजीज जहाँ पे हमने देखा टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस को। टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और कैसे स्प्रेड होती है, कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, हमने डिस्कस कर लिया था। ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस में देखा था बेटा, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस में मेनली बॉडी का कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। तो बेटा ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है और आपको बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए। जितनी भी डिजीज है खासकर उनमें आपको बैक्टीरियाज के नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। और कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है, जनरल कुछ सिम्टम्स, जो मतलब बेटा सिम्टम्स में आपको मेन सिम्टम्स याद रखने हैं, या फिर बोल सकते हैं हम सिंपली कि साइंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि हेडेक, फीवर, ये सब तो जनरल इंडिकेशंस है, कुछ सिम्टम्स है जो कि हमें हर एक डिजीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। और मेनली इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है बेटा आपका लंग्स। तो लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है, लंग्स में म्यूकस ज्यादा अमाउंट में जमा हो जाता है लंग्स के सराउंडिंग, और वही म्यूकस बॉडी से कफ की फॉर्म में रिलीज होता है, और कफ के साथ साथ बेटा ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, तो हमने सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ये सब देख लिए थे। आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करेंगे जो कि है डायरिया। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करेंगे जो कि है डायरिया। नेक्स्ट डिजीज है बेटा डायरिया, है ना। फर्स्ट हम डिस्कस किया मलेरिया, सेकंड टाइफॉइड, थर्ड ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ है बेटा डायरिया। अब डायरिया हमें पता है बेटा किस टाइप की डिजीज है। तो डायरिया कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज है। किस पैथोजन के थ्रू होती है, पैथोजन का नाम लिख लेते हैं हम, कौन सा पैथोजन है जो कि इस डायरिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा है बेटा, तो इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज शामिल है बेटा, है ना। बहुत सारे बैक्टीरियाज यहाँ पे इंक्लूड है इस डायरिया को कॉज करने के लिए। कौन कौन से, तो सीजेला, ठीक है। इसके अलावा बेटा इकोलाई, इसके बाद में बेटा जैसे साल्मोनेला की जो स्पीशीज है उनके थ्रू भी ये डायरिया कॉज होता है बेटा। अब डायरिया में होता क्या है बेटा, डायरिया जैसे आपने देखा कि कोलेरा में और जैसे टाइफॉइड में हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही सेम सिम्टम्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो हम सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि जब हम प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैसे ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। तो बेटा सिम्टम्स क्या क्या है, इसके सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, ठीक है, जैसे एब्डोमिनल पेन, जैसे बेटा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लॉस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्लियर। और लिख लेते हैं बेटा, जैसे हमने लिख लिया फीवर, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ वीकनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बॉडी वीकनेस, डिहाइड्रेशन, और लिख सकते हैं बेटा वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस होता है इसमें, बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बॉडी से मिनरल्स पास आउट होते हैं।
है ना, एक्सक्रीट की फॉर्म में, वाटरी स्टूल देखने को मिलता है बेटा, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर, ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमें इस डायरिया डिजीज में देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज के थ्रू होती है, कोई एक बैक्टीरिया यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरियाज के थ्रू होती है, बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज है ना। सिम्टम्स हमने कुछ देखे हैं, तो बेटा इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या प्रिवेंशनल मेजरमेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिवेंशन देखते हैं इसके बाद बेटा हम क्या क्या प्रिवेंशन है। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या क्या है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले तो जरूरी है बेटा मेंटेन हाइजीन। ठीक है, सबसे पहले जरूरी है मेंटेन हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना चाहिए हमें, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, हाथों को बार बार धोना चाहिए बेटा। फूड शुड बी कवर्ड, जो बेटा लेफ्ट फूड है, जो बचा हुआ खाना है उसको कवर करके रखना चाहिए। यूज फिल्टर्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है, पीने के लिए जो है फिल्टर पानी का यूज करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग रोड साइड फूड, जो रोड साइड के स्टॉल होते हैं बेटा, वहां पर खाना खाने, वहां पर कुछ भी चीज खाने के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है बेटा हाइजीन। हाइजीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपने हाथों को बार बार वॉश करते हैं, है ना, रेगुलर आप डेली बाथ लेते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, काफी सारी डिजीज होने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फूड है घर में बचा कुचा खाना होता है बेटा, या फिर कहीं भी रखा हुआ है, तो आपको उसको कवर करके रखना चाहिए ताकि वो किसी भी कैरियर के कांटेक्ट में ना आ सके, मॉस्क्यूटो के कांटेक्ट में ना आ सके। तो आप समझ गए बेटा कि क्या कैसे ये ट्रांसमिट होती है। तो मॉस्क्यूटो के थ्रू, जो मतलब बेटा फ्लाइज होती हैं, उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिटेड होती हैं। तो फ्लाइज क्या है इसके लिए, फ्लाइज के थ्रू ये स्प्रेड होती है, ठीक है, कैरियर है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद में जो पीने का पानी होता है बेटा, वो भी आपको फिल्टर्ड वाटर का यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ में जो बाहर ऐसी ऐसी जगह पे जो स्टॉल होते हैं बेटा, गंदी जगह पर जहां पर काफी सारी फ्लाइज होती हैं, आपको उन खानों को खाने से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो ये सब कुछ प्रिवेंशनल मेजरमेंट है, आप इनका अगर यूज करते हैं तो डायरिया होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रब कर दूं उसको मैं।
ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम ट्रीटमेंट या कंट्रोल। ठीक है, ट्रीटमेंट या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसका। तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के लिए बेटा किसी भी जो जितनी भी एक्यूट डिजीज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मेनली हम क्या कर सकते हैं, हम या तो बेड रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। रेस्ट करने से क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, क्योंकि जनरली जब डिजीज होती है बेटा तो बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ट्रीटमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपके आसपास एरिया में वो डिजीज काफी ज्यादा हो रही है तो आप वैक्सीन का यूज भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए। ठीक है, ताकि वो डिजीज आपको ना हो। तो ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले बेटा कंप्लीट बेड रेस्ट। ठीक है, हमें बेड रेस्ट लेना चाहिए, साथ ही साथ में वैक्सीनेशन कराना चाहिए बेटा, ताकि एंट्राइटिस और कोलाइटिस के चांसेस काफी कम हो जाए बेटा। ये जो जितने भी इसके बैक्टीरियाज हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके डायरिया कॉज कर रहे हैं, ये मेनली आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन कॉज करते हैं। आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो इसी डिजीज को बोलते हैं हम डायरिया। एक और हम लिखते हैं बेटा ट्रीटमेंट, यूज ऑफ ORS। ठीक है बेटा, यूज ऑफ ORS। ORS क्या होता है बेटा, ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हमें ORS का यूज करना चाहिए। ORS क्या है बेटा, तो ORS है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इस ORS के अंदर मिनरल्स और साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम इसका यूज करते हैं तो जितने भी बॉडी से लिक्विड स्टूल के थ्रू जितने भी मिनरल्स बॉडी से लॉस हो जाते हैं उनको दोबारा से ये क्या करता है, उनकी कमी को पूरा करने का काम करता है ये। तो इसे बोलते हैं हम ORS। आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग ब्रांड से मिलते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट भी आता है, ORS भी आता है। ठीक है, तो ORS क्या है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जितना ही बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है उसको दोबारा से ये क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, बॉडी से जितने भी साल्ट्स की कमी हो चुकी है ना, लिक्विड स्टूल के थ्रू उसको पूरा करता है ये, मतलब साल्ट्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने का काम करता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक हम डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को। ठीक है, जो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है कौन सी बेटा, 5th नंबर पे है ना, 5th नंबर कौन सी है, कोलेरा। ठीक है, कोलेरा डिजीज जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। पैथोजन जो है इसका नाम इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लेता है, पैथोजन पता होना चाहिए आपको। तो पैथोजन क्या है, पैथोजन इसका विब्रियो कोलेरी। ठीक है, पैथोजन का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो बेटा कैसे ट्रांसमिट होता है ये, थ्रू हाउस फ्लाइज। ठीक है बेटा, मक्खियों के थ्रू ये स्प्रेड होती है डिजीज। क्लियर, जो हाउस फ्लाइज है वो क्या है, इन डिजीज के लिए कैरियर का काम करती है बेटा। पैथोजन को जो विब्रियो कोलेरी के बैक्टीरिया है
ये बेटा बैक्टीरियाज है। क्या है? बैक्टीरिया। इनके जो बैक्टीरियाज होते हैं, इन बैक्टीरियाज को ये एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। तो ट्रांसमिशन क्या है? हाउस फ्लाइज के थ्रू, साथ ही साथ कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ये मेनली स्प्रेड होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि पैथोजन क्या है कोलेरा का, साथ ही साथ कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। इसमें भी बेटा जनरली हमें जैसे डायरिया के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही सिम्टम्स हमें इस डिजीज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो लिख लेते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए दोनों पॉइंट को। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। लिख लेते हैं क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको। तो वही सिम्टम्स हैं बेटा, लेकिन दोबारा लिख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो बिल्कुल वही सिम्टम्स होते हैं जैसे डायरिया। ठीक है, डायरिया होता है बेटा लॉस ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स। ठीक है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। क्लियर? लूज मोशन, हेडेक, वीकनेस। तो ये सारे हमें सिम्टम्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, डायरिया, एक्यूट डायरिया ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ में लॉस ऑफ मिनरल्स, बॉडी से जो वाटरी स्टूल पास होते हैं तो उनके साथ साथ मिनरल्स और साल्ट्स भी बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं। तो अब बॉडी से साल्ट्स और मिनरल निकल गए तो क्या होगा बेटा? एब्डोमिनल पेन, बॉडी क्रैम्प्स और साथ ही साथ में बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है। लूज मोशन होते हैं बेटा, हेडेक होता है इनकी वजह से, और साथ ही साथ वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन देखने को हमें मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमने टाइफाइड में भी देखे हैं बेटा, डायरिया में भी देखे हैं, और साथ ही साथ इस डिजीज के अंदर भी ये सारे सिम्टम्स और साइन कॉमन है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जैसे डायरिया में देखा था वैसे ही हमें कुछ सिम्टम्स यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जल्दी से ट्रीटमेंट क्या है इनके, या जो प्रिवेंशन है पहले वो देखते हैं, साथ साथ ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले प्रिवेंशन देख लेते हैं कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यूज बॉइल्ड वाटर एंड फूड। ठीक है, यूज बॉइल्ड वाटर एंड वेल कुक्ड फूड। वॉशिंग ऑफ हैंड्स। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन और इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्या क्या कैसे कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो हम बॉइल्ड वाटर विथ तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, बॉइल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं, पीने का जो पानी है उसको बॉइल कर सकते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर के थ्रू किल हो जाते हैं। या फिर जो खाना है बेटा उसको अच्छी तरीके से कुक किया होना चाहिए, तो वहां पर भी जितने भी फूड के अंदर जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। हमें हाथों को बार बार धोना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए हमारे आसपास, क्लियर, वरना हाउस फ्लाइज जो होंगी वो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है और ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ में इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। इसके बाद में ट्रीटमेंट में देखेंगे हम कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके लिए यूज करते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। इसको रफ करके आपको फटाफट से हम लिख लेते हैं जल्दी से। ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है बेटा इसका, तो वही ORS का यूज किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक है बेटा टेट्रासाइक्लिन, जिसका यूज किया जाना चाहिए। तो ORS जो होता है बेटा वो साल्ट्स और मिनरल की कमी बॉडी के अंदर पूरी करता है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन जो कि एक एंटीबैक्टीरियल है, और इन जो विब्रियो कोलेरी है इसको किल करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है बेटा, तो इस ट्रीटमेंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखते हैं हम एक नेक्स्ट डिजीज जो कि भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज का नाम बेटा, लेप्रोसी। ठीक है, डिजीज का नाम है लेप्रोसी, ये शायद 6 नंबर पे है लेप्रोसी डिजीज। तो जिस हिसाब से आपके पॉइंट चल रहे हो बेटा 6 नंबर पे और डाल लेना 6। ठीक है, पैथोजन क्या है इसका, किस पैथोजन के थ्रू होती है, तो बेटा आपको पता है ये कैसी होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो और साथ ही साथ में ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो होता है बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ में ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू। कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू। ठीक है, छींक खांसी आने पे बेटा जो हमारे माउथ से ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, वो किसी भी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आके भी ये डिजीज कॉज हो सकती है, बैक्टीरिया आगे स्प्रेड हो सकता है बेटा। ठीक है, पैथोजन इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, नोट डाउन कीजिए। फिर हम लिखते हैं फटाफट इसके क्या क्या सिम्टम्स है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। थोड़ी सी ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, लिख लेते हैं इसके बाद में क्या सिम्टम्स हैं इनके। सिम्टम्स क्या क्या हैं तो वो फटाफट लिख लेते हैं हम, क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। अच्छा, कई बार पूछ लेता है बेटा कि लेप्रोसी के साथ साथ इस डिजीज को बोलते हैं बेटा हैंसेन डिजीज। क्या बोलते हैं, हैंसेन डिजीज। क्लियर, तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है बेटा, सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे
शॉर्टनिंग ऑफ टोज एंड फिंगर्स, ठीक है। नर्व्स आर अफेक्टेड, जो बॉडी की नर्व्स होती है वो अफेक्टेड होती है बेटा, या फिर बोल सकते हैं पार्शियल पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है हमें, ठीक है। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हो सकते हैं जिनकी नर्व्स अफेक्ट हो और हम उन बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते, हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। नंबनेस, ठीक है बेटा, नंबनेस हो सकती है, क्लियर। साथ ही साथ में white patches on skin, ठीक है। nodules on body skin, क्लियर। साथ ही साथ में बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, जहां पर भी लंप्स होते हैं, जहां पर भी नोड्यूल्स होते हैं, वहां पे बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो बेटा इस डिजीज के अंदर जो टोज होते हैं या फिंगर्स जो होती हैं वो रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है उनका, तो वहां पर ये टोज और फिंगर्स छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हमारी जो नर्व्स हैं, आईज की, नोज की और बेटा बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है ना, ये जो है अफेक्ट होते हैं इसमें। इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनकी नर्व्स अफेक्ट होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हम, है ना, हमारा उन पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो हम उनको मूवमेंट नहीं करा सकते, ठीक है। पार्शियल पैरालिसिस जैसी कंडीशन होती है, बता दिया मैंने आपको पैरालिसिस क्या होता है बेटा। नमनेस, ठीक है, नमनेस होती है बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ में व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं हमें स्किन पे, ठीक है, सफेद दाग देखने को मिलते हैं, नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं बेटा, घाव देखने को मिलते हैं आपको बॉडी के ऊपर। साथ ही साथ में जहां पर भी नोड्यूल्स होते हैं, जहां पर भी लंप्स होते हैं, वहां पर हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, जलन होती है बेटा। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं और इस डिजीज को बोलते हैं बेटा हम हैंसेन डिजीज। कई बार पूछ लेता है आपको, तो पता होना चाहिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको भी। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्या प्रिवेंशन है और साथ ही साथ में क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या इसका प्रिवेंशन है, ठीक है बेटा। तो ये जो डिजीज है वो कैसे होती है बेटा, इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, तो मेनली अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से ये बैक्टीरिया बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। देखा होगा बेटा आपने, जो बैगर्स होते हैं उनको जनरली डिजीज होती है क्योंकि वो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं बेटा, हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां उनके अंदर ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो है कि मेंटेन हाइजीन, ठीक है, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ में प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड, ठीक है। साथ ही साथ में बेटा यूज फेस मास्क टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है बेटा। आपको हाइजीन मेंटेन की करनी चाहिए, साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, बॉडी को इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए बॉडी को,
ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, हाथों को बार बार धोना चाहिए, नहाना चाहिए हमें रेगुलरली, और साथ ही साथ में ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है बेटा तो फेस मास्क का यूज करना चाहिए ताकि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो ड्रॉपलेट से आपके कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है प्रिवेंशन। इसके बाद लिख लेते हैं हम जल्दी से ट्रीटमेंट, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, मेंटेन हाइजीन, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, यूज फेस मास्क एंड साथ ही साथ में इम्यूनाइजेशन। इसके बाद लिख लेते हैं हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं इसके लिए जो कि यूज की जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा हम इसके बाद में ट्रीटमेंट या कंट्रोल, कैसे हम ट्रीटमेंट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो है रिफाम्पिसिन। इसके लिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो है रिफाम्पिसिन, और इसके बाद में बेटा और कौन सी है, क्लोफेजिमिन। ये दोनों ही बेटा एंटीबायोटिक्स है। क्या है, ये दोनों एंटीबायोटिक्स है, ये दोनों है ना। रिफाम्पिसिन भी एक एंटीबायोटिक है और साथ ही साथ क्लोफेजिमिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो लेप्रोसी डिजीज आपको बस इतना सा याद रखना है कि इसमें जो फिंगर्स है वो शॉर्ट हो जाती है, नमनेस होती है बॉडी के अंदर, व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, है ना, लंप्स बन जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, घाव बन जाते हैं बेटा, और उनमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इसको बोलते हैं हैंसेन डिजीज, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हैंसेन जो कि इस डिजीज से रिलेटेड है, उन्होंने इस पे स्टडी की थी। ठीक है, साथ ही साथ में क्या ट्रीटमेंट है, तो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लिया जाता है बेटा। इसमें एंटीबायोटिक्स जो होती है हमें पता है क्या होती हैं, जो कि बैक्टीरियाज में सेल वॉल की मैकेनिज्म को रोकने का काम करती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एंटीबायोटिक्स को एंटी बैक्टीरियल भी बोलते हैं। तो दो यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक देखने को मिल रही है जो कि पॉपुलर एंटीबायोटिक है और इस डिजीज के लिए यूज की जाती है, रिफाम्पिसिन और क्लोफेजिमिन। क्लियर बेटा, तो हम ट्रीटमेंट देख लिया, सिम्टम्स देख लिया, है ना, और प्रिवेंशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेप्रोसी 6 नंबर पे डिजीज थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है बेटा, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट डिजीज को। वेट, ठीक है बेटा, नेक्स्ट डिजीज जो है वो है रेबीज। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सी है बेटा, रेबीज। ठीक है, तो रेबीज कैसी डिजीज है, रेबीज का पैथोजन कैसा है। ठीक है, तो है बेटा एक वायरस जिसको जनरली बोल देते हैं हम रेबीज वायरस, जो कि रैबिडो फैमिली का वायरस है, या फिर इसका नाम है लाइसा वायरस। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या नाम है, लाइसा वायरस। इसके बाद में हम देखते हैं बेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, इस जो डिजीज है रेबीज, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो लिख सकते हैं बेटा थ्रू दी बाइट ऑफ रैबिड एनिमल्स। ठीक है, जो रैबिड एनिमल्स होते हैं उनकी बाइट के थ्रू ये किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये वायरस जो है वो मूव कर सकता है बेटा। तो रैबिडो फैमिली का एक वायरस है जिसको बोलते हैं जनरली रेबीज वायरस, और कभी कभार आपको नाम भी दिखाई दे सकता है तो लाइसा वायरस। ठीक है,
ट्रांसमिशन इसका होता है बेटा किसी भी रैबिड एनिमल्स के बाइट के थ्रू जिससे रैबीज हो रखा है। अब आप रैबीज जो रैबिड एनिमल्स है इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं बेटा, कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रैबिड एनिमल्स को? तो जितने भी रैबिड एनिमल्स होते हैं उनमें बेटा ज्यादा से ज्यादा ओवर सलाइवेशन देखने को मिलता है। सलाइवा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बॉडी से रिलीज होती हुई दिखती है, माउथ से रिलीज होती हुई दिखती है। देखा होगा बेटा आपने, काफी सारे जो डॉग्स है, वुल्फ्स है, ठीक है, कैट है, मंकी है, तो फॉक्स है, ठीक है, जैकल है, तो इन सब के बाइट से ये जो वायरस है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, तो बाइट के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, पैथोजन का नाम लिख लिया हमने और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लिख लिया है। इसके बाद फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लिखते हैं इसके बाद सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। सिम्टम्स लिखते हैं जल्दी से। ये लास्ट आज का पार्ट करते हैं, लास्ट डिजीज देखते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या है इसके? सिम्टम्स क्या है बेटा? तो बेटा रेबीज को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक डिजीज। ठीक है, रेबीज को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर और फोबिया मतलब होता है फियर। ठीक है, मतलब ये जो रेबीज डिजीज है इसके अंदर पेशेंट को वाटर का फियर होता है। क्यों होता है वाटर का फियर? क्योंकि यहां पर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इन दी muscles of throat and chest। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम चॉकिंग फीलिंग होती है बेटा। ठीक है, हम जो है फूड को निगल नहीं पाते, अंदर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे चॉकिंग जैसी फीलिंग होती है, क्योंकि आपकी जो नेक वाली मसल है बेटा, जो थ्रॉट की मसल है और साथ ही साथ चेस्ट की मसल, उसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पाम्स जनरेट होते हैं बेटा, और उन्हीं स्पाम्स की वजह से आप फूड को या फिर पानी को निगल नहीं पाते हैं, स्वॉलोइंग नहीं कर सकते उनकी, जिसकी वजह से इस डिजीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक डिजीज। और काफी पेन होता है बेटा पानी पीने में या फिर फूड की कंजप्शन में, तो इसीलिए जो पेशेंट है वो पानी से डरता है। ठीक है, तो चॉकिंग फीलिंग, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, साथ ही साथ में हाई फीवर जैसी भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हेडेक भी होता है बेटा, है ना, वॉमिटिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी हेलुसिनेशन जैसी कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। तो ये है रैबीज डिजीज, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रोफोबिया का मतलब बताया मैंने आपको बेटा कि इसमें जो पेशेंट है वो पानी से डरता है। क्यों डरता है बेटा? क्योंकि जब भी पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं तो हमारे नेक की मसल्स और जो बेटा चेस्ट है उसकी मसल्स में स्पाम्स जनरेट होते हैं। ठीक है, स्पाम्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन काफी ज्यादा होता है और पेशेंट जो है वो पानी से या फिर खाना खाने से डरता है, तो उसकी वजह से बेटा जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। चॉकिंग फीलिंग होती है बेटा इसमें, साथ ही साथ हाई फीवर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, हेडेक, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे भी सिम्टम्स यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिख लेते हैं हम जल्दी से इसके क्या प्रिवेंशन है। आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा वैसे प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवॉइड कांटेक्ट फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, है ना, या फिर जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे हम कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको किसी रैबिड एनिमल्स ने बाइट कर लिया है तो आप जो वुंड है उसको क्लीन कर सकते हैं, जो घाव है उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ पेट एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स है उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जितने भी ऐसे डॉग्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, मैड एनिमल्स होते हैं बेटा, जितने भी रैबिड एनिमल्स हैं उनसे आप कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको काट लिया है, बाइट कर लिया है बेटा, तो आप घाव को साफ कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीसेप्टिक आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो उनका यूज आप कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशनल मेजरमेंट है बेटा जिसको हमने देखा है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। ट्रीटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से हम, क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, जैसे रिफाम्पिसिन, है ना, एंटीबायोटिक है जिसका यूज भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ में एंटी रैबीज वैक्सीनेशन ले सकते हैं बेटा, है ना। रैबीज के इंजेक्शन होते हैं, पहले काफी ज्यादा इसके इंजेक्शंस दिए जाते थे, वैक्सीनेशन दिए जाते थे बेटा, 14 वैक्सीनेशन होते थे। अब जो वैक्सीन है वो कितनी होती है बेटा, वो होती है बेटा फॉर 5 डेज के लिए। और ये जो वैक्सीन है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, डिफरेंट टाइम इंटरवल में ली जाती है, जैसे ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल में ली जाती है, जैसे फर्स्ट डे, उसके बाद में थर्ड डे, फिर 7th डे, फिर 14th डे, और उसके बाद में 13th डे को ये ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैक्सीनेशन किया जाता है। पहला वैक्सीनेशन, उसके बाद में तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन, फिर 30वें दिन जो है इसका ट्रीटमेंट में जो वैक्सीन ली जाती है। तो मतलब 5 डेज का इसकी वैक्सीनेशन है, पहले 14 दिन के लिए होती थी, अब अलग अलग टाइम इंटरवल में ये दी जाती है। तो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, साथ ही साथ में ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो बेटा उस कंडीशन में वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो हमने देखा आज की क्लास में काफ़ी सारी और डिजीज़, तो बेटा इनको आप नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए। क्वेश्चंस मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आपको बहुत ही ऊपर से आते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना हम डिस्कस कर रहे हैं उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो आपको इसी को लर्न करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।